Okay, so now it's 7:28, so we can resume. Okay, am I audible? Yes, ma'am. All right, चलो अब देखो हम बात करेंगे अलग दूसरे स्टेट की, मैसूर की। So पहले तो मैसूर का थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ लो, वैसे पता ही होगा, अगर नहीं पता तो देख लो। देखो मिडाइवल हिस्ट्री में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंट किंगडम विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर जो था एक अच्छा खासा किंगडम था। बहुत से क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर में आते हैं यहाँ से। प्लस विजयनगर एम्पायर एक हिंदू किंगडम था, ठीक है, ऐसे अभी समझ लीजिए। और इसके ऊपर का जो रीजन था वो आपके सुल्तान जो थे वो रूल करते थे, ठीक है। बिदार, इधर गोलकोंडा, दुनिया भर के। और यही रीजन है कि आप कर्नाटक में अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड ample amount of Muslim people, especially in the region of Bidar and आपका जो गोलकुंडा का रीजन है, and you can get lots of मस्जिद and other thing, ठीक है, क्योंकि वो पास का वो है। अच्छा, इन सारे जो ये विजयनगर है और ये वाले जो है, इनमें हमेशा कभी फाइट होती थी और कभी नहीं होती थी। फाइट क्यों होती थी कि हमें कौन सा किसका एरिया ज्यादा मिल जाए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये दोनों रीजन्स आपस में, इसको बोलते थे बहमानी किंगडम, जो कि बाद में टूट करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई थी। मिडाइवल का टॉपिक है, यहाँ का नहीं। ये विजयनगर एम्पायर, बहमानी किंगडम, ये दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कई बार एक दूसरे को हराया भी है कंप्लीटली, बट ये लोग कभी एक दूसरे को कंप्लीटली गिराते नहीं थे। एंड रीजन क्या था? क्योंकि इसके ऊपर जो रीजन था वो रूल किया जाता था दिल्ली सल्तनत से, एंड फ्यूचर में मुगल से। तो इन लोगों को पता था कि वी नीड टू बी यूनाइटेड इन ऑर्डर टू बी सेफ फ्रॉम द अटैक ऑफ दिल्ली सल्तनत और आपका जो मुगल एम्पायर था। एक बैटल हुई तालीकोटा में 1565 में, वहां पे विजयनगर एम्पायर आपका कंप्लीटली टूट गया। और वहां से आपका जो विजयनगर एम्पायर के कई पार्ट्स हो गए और एक जो पार्ट था वो मैसूर के नाम से डेवलप हुआ, ठीक है। अब मैसूर का कैसा था लोकेशन, आप वो भी देख लो। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके बनाती हूँ, ये रहा, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सो आप देख सकते हो ये इंडिया था, ठीक है, ये आपका मैसूर रीजन था, ठीक है, बड़ा सा। और ये निजाम की टेरिटरीज थी, वो तो आपकी हैदराबाद हो गई। ये जो रीजन था ये था आपका कर्नाटक, और इसका एक अलग ही नवाब था, ठीक है। बाकी जो ये रीजन है ये आपके पेशवा के रीजन थे, मतलब आपके मराठाओं के, ठीक है। ये जो नदन सरकार है ये इंपॉर्टेंट था, क्यों? एक तो फर्टिलिटी के भी हिसाब से, दूसरा कॉमन सेंस लगाओ। अगर ये वाला रीजन तो वैसे ही कैप्चर कर लिया था इन लोगों ने, इंग्लैंड वालों ने। नाउ एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये एरिया ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगा तो देयर विल बी अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम बंगाल टू इस रीजन में, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं। तो आई होप अब आपको मैसूर का एरिया समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो तो जो मैसूर था कैसे फॉर्म हुआ। 1612 में एक हिंदू किंगडम थी वुडनेयर डायनेस्टी के नाम पे, ठीक है। और उसके एक राजा थे कृष्ण राजा वुडनेयर टू, जिन्होंने उसको रूल किया था। बाद में 18th सेंचुरी तक आते आते जो आपका मैसूर है वो एक बहुत पावरफुल स्टेट बन गया था हैदर अली और टीपू सुल्तान का। अभी हैदर अली और टीपू सुल्तान कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। हैदर अली था बेसिकली, उसको कहीं ना कहीं ही वाज जस्ट अ स्मॉल, आप कह सकते हो एक मिलिट्री कमांडर था, हॉर्समैन टाइप का। मैसूर आर्मी में उसने जॉब करना स्टार्ट की थी, और बाद में उसकी स्किल्स को देख करके जो नंजराज और देवराज जो आपके इम्पोर्टेंट लोग थे चिक्का कृष्ण राजा किंग के कोर्ट में, उन्होंने उसको धीरे धीरे प्रमोट करना स्टार्ट किया। दो ही वाज नॉट एजुकेटेड बट दिमागदार बंदा था। धीरे धीरे वो चीजें करता गया एंड फाइनली एक टाइम तो ऐसा आया कि उसने सबको हटा करके खुद ही मैसूर को अपने अंदर कैप्चर कर लिया।
and I hope you can see that clearly. He was a Muslim person. देखो मैं यहाँ पे कम्युनलिज्म नहीं बढ़ा रही हूँ, बात समझो. He was a Muslim person. मैसूर डायनेस्टी ओरिजिनली थी हिंदू की, तो बाद में हैदर अली एंड आपका जो टीपू सुल्तान है, इन दोनों ने ह्यूज अमाउंट में कन्वर्जन कराया था. और यही रीजन है कि अगर आप मैसूर जाओगे तो यू विल नॉट फाइंड, मीन्स इट डिपेंड. अगर आप स्टेशन के एरियाज में जाओगे then you might think and you might get lot of people who will praise Hyder Ali and Tipu Sultan. But if you'll go to the area of जो यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पे कॉलेज है, how many of you have been to Mysore by the way? कितने लोग मैसूर गए हो इस ग्रुप से? No one. कोई बात नहीं, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. I think कर्नाटक का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, ऑफ कोर्स अदर देन कुर्ग एंड ऑल. मैं हिल स्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट जितने भी शहर है जैसे कि बैंगलोर, मैसूर, उनमें से वहाँ का वो फेमस मैसूर पाक है, वो बड़ा अच्छा है. हाँ, मैसूर पाक भी अच्छा है और मैसूर की साड़ीज भी अच्छी है. और मैसूर की ये जो फेस्टिवल है, जो वहाँ का दशहरा है, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. बहुत भीड़ होती है. एंड देयर इज अ प्लेस सेरंगनापट्टनम करके आता है, वहां से लेकर के आपका मैसूर, इट्स ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर्स. एंड वो पूरा एरिया दशहरा में, पूरे एरिया में आपकी स्ट्रीट लाइट होती है. सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट इट इज डैम क्राउडेड. डैम मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये कितना क्राउडेड होता है दशहरे के टाइम पे. एनीवे, तो मैसूर में अगर आप जाओगे कभी ना, सो आपको सब लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो इन दोनों की तारीफ करते हुए मिलेंगे. मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज अर्लियर व्हेन आई वाज नॉट एस्पिरेंट यूपीएससी, मुझको ऐसा लगता था कि यार ये मैसूर इज ऑल अबाउट हैदर अली और इन लोग का. मुझे पता ही नहीं था कि नहीं भाई, एक हिंदू किंगडम थी और आज का जो राजा है वो भी एक हिंदू है, मतलब नहीं पता था. नाउ ऑल्सो दे हैव अ किंग, ठीक है, जो कि दशहरे में एक राज दरबार लगता है जिसमें सीएम वगैरह सब बैठते हैं. एंड पीपल ऑल्सो से दिस थिंग कि पूरे मैसूर को, जो मैसूर के किंग है, उन्होंने 2 रुपए में इंडियन गवर्नमेंट को दिया हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं. तो बहुत से लोग हैदर अली एंड टीपू सुल्तान को लाइक नहीं करते हैं वहां पे. द रीजन इज कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग, मुस्लिम कन्वर्जन, फोर्सफुल मुस्लिम कन्वर्जन. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि टीपू सुल्तान फिर भी कहीं ना कहीं सेक्युलर था. तो देखो, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इंटरेस्ट रहे और आप याद करो, इसलिए मैं ये कहानियां सुनाती हूँ. एनीवे, तो देखो आपका ये मैसूर है, ठीक है. अब मैसूर के बारे में सबके एग्जाम में आएगा, उसकी बात करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, वी कांट वेस्ट. तो टोटल 4 वॉर लड़ी गई है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर से, ठीक है. और देखो यहाँ बक्सर खत्म हुआ और उसके बाद ही मैसूर पे लोग आ गए हैं. इन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है. और बैक टू बैक 4 वॉर होगी. अच्छा, लास्ट वॉर में कंप्लीटली हटा देंगे जो टीपू सुल्तान और हैदर अली है, और वहां पे फिर से वो जो वुडनेयर, ओरिजिनल वुडनेयर डायनेस्टी थी, हिंदू डायनेस्टी, उसको ये फिर से रीइंस्टॉल कर देंगे. उसमें सब्सिडरी अलायंस लगा देंगे. सब्सिडरी अलायंस किस चिड़िया का नाम है, आई विल डिस्कस आफ्टरवर्ड. ये चीज होगी, ठीक है. अब देखो, टोटल 4 वॉर थी, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन प्री में, मे बी एक ईयर से पूछ लें, मे बी आपकी ट्रीटी से पूछ लें. ये आपके प्री के क्वेश्चन बनते हैं जो अभी तक पूछे गए हैं. मेंस में मे बी वो आपसे मैसूर के बारे में पूछ लें या फिर कुछ घुमा के पूछ लें, लाइक वो आप आंसर कर लोगे. जहाँ पे उनको अगर पूछना होगा कि मैसूर में जो इनका रिलेशनशिप था विथ फ्रेंच, उससे रिलेशन, या फिर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी इंस्टॉल हुई है सेरिंगनापट्टनम में, उससे रिलेटेड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब से कुछ पूछ सकते हैं. बट चांसेस बहुत कम है. मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ऐसे मतलब चिल ना रहो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो. देखो, प्री के में ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और मेनली ईयर और ट्रीटी से रिलेटेड. तो देखो, पहली जो मैसूर हुई थी, तो पहले तो आप ये याद रख लो कि 18th सेंचुरी में हैदर अली, ठीक है, और टीपू सुल्तान के अलायंस के अंडर मैसूर जो है डेवलप होना स्टार्ट किया, ठीक है. प्लस दे वर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द फ्रेंच. अब कॉमन सेंस की बात है ना, इफ दे वर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद फ्रेंच, तो इनका दुश्मन कौन होगा?
ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब देखो, मैसूर पावरफुल था ऑफ कोर्स, क्योंकि मैसूर एक ऐसा एरिया था कहीं ना कहीं, देखो ना, मैंगलोर माहे सी पोर्ट, ठीक है, और कोई भी एरिया अगर सी के पास है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। प्लस ये लोग इतने ज्यादा, इन लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से पंगे थे कि इन लोगों ने ये तक बोल दिया था कि इफ एनी पर्सन इन आवर टेरिटरी even they will have a trade with East India Company people, then those things will also not allowed and they will be going for huge punishment. So now you can understand, ठीक है। अब बैटल क्या होगी? 4 बैटल होंगी, ठीक है, सबके अलग अलग रीजंस होंगे। पहली वॉर कब हुई थी? 67 to 69, ठीक है। यहाँ पे वॉर क्यों हुई थी? बेसिकली नदन सरकार के लिए। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में मत चलो, पढ़ाने को आई कैन टीच यू कि क्या हुआ था, कैसे बुरा मान गए, क्या रीजन था, बट दैट इज नॉट बेनिफिटेड। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा समझो और याद रखो। नदन सरकार के लिए इनकी फाइट हुई थी। नदन सरकार, यू कैन सी क्लियरली दिस रीजन, इसके लिए फाइट हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले निजाम मराठा को अपना दोस्त बना लिया और बोला कि हम तीनों मिलकर के मैसूर पे अटैक करेंगे। और वैलिड रीजन भी था। क्यों? क्योंकि निजाम को भी मैसूर से प्रॉब्लम थी, मराठाओं को भी मैसूर से प्रॉब्लम थी। ये रहे निजाम और ये रहे मराठा। पड़ोसियों को हमेशा पड़ोसी से प्रॉब्लम होती है, रेयरली होता है कि जब बांग्लादेश जैसा अच्छा पड़ोसी हो, ठीक है। अब देखो, लेकिन हैदर अली बेवकूफ बंदा नहीं था। उसने लास्ट मौके पे मराठा को न्यूट्रल कर दिया और बोला कि अगर हम कुछ जीतेंगे तो वी विल शेयर द प्रॉफिट। एंड सिमिलरली उसने निजाम को भी न्यूट्रल कर दिया। इसकी वजह से पहली बार वॉर में कहीं ना कहीं हैदर अली को ह्यूज प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे क्योंकि ये लोग पहुंच गए थे अप टू द गेट्स ऑफ मद्रास, जहाँ पे मद्रास का इनका फोर्ट था, इसलिए यहाँ पे जो ट्रीटी साइन होगी उसे बोलेंगे ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। और ये वॉर जो थी वो बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि दिस वॉर वाज ऑलमोस्ट इनकॉन्क्लूसिव। पता ही नहीं चला कौन जीता कौन हारा, बट यू कैन सी दैट क्लियरली कि ये लोग हावी थे। so, चीजें क्लियर हो गई। पहली वॉर 1767 to 1769 फॉर नदन सरकार के लिए हुई। अलायंस बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, टीपू सुल्तान ने अपने टाइप से ले लिया, हैदर अली ने। एंड में ये लोग मद्रास गेट तक पहुंच गए थे। अब क्योंकि मद्रास गेट तक पहुंचे थे इसलिए इनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी हैदर अली के साथ, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर ब्रिटिशर्स, जब वो हारते थे तो वो ट्रीटी साइन करते थे, और जब वो जीतते थे तो वो सब्सिडरी अलायंस लगाते थे। सो ये उनकी एक टेक्निक्स थी। चलो सेकेंड वॉर, सेकेंड में क्या हुआ? सेकेंड आपकी जो वॉर हुई थी उसमें एक चीज बहुत बुरी हुई थी, हैदर अली की डेथ हो गई, ठीक है। अब इनके जो बेटे थे उनको उन्होंने ये वॉर लड़ी थी, ठीक है। और इस वॉर में आप इतना समझ लो कि मतलब बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एक ही चीज थी जो आप इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि हैदर अली की डेथ हो जाती है। इनकी डेथ एक बहुत बड़ा रीजन था इस वॉर में, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को आप कह सकते हो वो उनके फेवर में गई थी। इस वॉर में आप ये देखोगे कि जो ट्रीटी साइन होगी वो ट्रीटी होगी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ओके, थर्ड एंग्लो वॉर। थर्ड एंग्लो वॉर में क्या हुआ है? वन सेकेंड। ओके, थर्ड एंग्लो वॉर जो थी वो अगेन देखो रीजन बहुत है। रीजन ये एज यू कैन सी सारे रीजन ऐसे ही होंगे। देखो मैं आपको एक लॉजिक, एक फॉर्मूला बता देती हूँ, उसी फॉर्मूले पे सब चलेगा। ट्रस्ट में अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं आपको हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती, ठीक है। अभी क्या होता है देखो, यू कैन क्लियरली सी दिस इज मैसूर, यहाँ पे निजाम है,
यहाँ पे आप ट्रावनकोर है। अब हुआ क्या था कि जो ट्रावनकोर है, ठीक है, इसका कुछ एरिया यहाँ मैसूर में इन लोगों ने वॉल, मतलब टीपू सुल्तान ने अपना टेरिटरी सेव करने के लिए वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया था, किला। अब उसके चक्कर में कुछ एरिया इनका जो था ट्रावनकोर का, वो इनके कब्जे में आ गया। ये लोग इनके दोस्त थे इंग्लिश के, ये इनके पास गए और इसके चक्कर में एक वॉर हो गई। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहाना चाहिए था इनसे वॉर करने का, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है, यही बात है। कोचीन जो था वो टीपू सुल्तान के अंदर था, ठीक है, और जो ट्रावनकोर का किंग था उसने एक लैंड परचेज की थी और फिर उस पे किला बनाया था। फिर जब वो चीज टीपू सुल्तान की टेरिटरी में आने लगी तो उस चीज की वजह से उन्होंने फाइट की थी। ओके, इस ये कौन सा था? थर्ड एंग्लो वॉर। हाँ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में बहुत बुरी तरीके से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में टीपू सुल्तान की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। और हार होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि इस वॉर में, ठीक है, इस वॉर में कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिश, निजाम एंड मराठा तीनों एक साथ हो गए थे। टीपू सुल्तान एक साइड ब्रिटिश, मराठा, निजाम, तीनों ने अटैक किया और टीपू सुल्तान की बहुत बुरी हार हुई। इस हार में टीपू सुल्तान की इतनी बुरी हार हुई थी और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली इसी वॉर में जो टीपू सुल्तान थे, ही लॉस्ट हिज कैपिटल सेरिंगनापट्टनम। इनकी कैपिटल सेरिंगनापट्टनम थी और जो यहाँ पे ट्रीटी साइन होगी वो होगी ट्रीटी ऑफ सेरिंगनापट्टनम, जो मैसूर से 50 किलोमीटर दूर पे है। ये है बैंगलोर, ये है सेरिंगनापट्टनम और ये है मैसूर। इन दोनों की डिस्टेंस 150 किलोमीटर, ठीक है ये। और ऐसे ही आप चलते जाओ तो आपको फिर मद्रास मिल जाएगा, चेन्नई मतलब, ठीक है। और ये हो गया आपका पूरा जो आपका साउथ इंडिया है, ठीक है। मैप में देख लेना, समझ जाओगे। अब देखो, इस ट्रीटी में जो इंग्लिश थे उन्होंने टीपू सुल्तान का जो इकलौता दो बेटे थे उनको कैप्चर किया। क्यों किया? क्योंकि जो अमाउंट मांगा गया था वॉर का, देखो जब भी इन लोगों में वॉर होती थी एक चीज होती थी, आपने वॉर लड़ी है तो जो जीतेगा वो उस वॉर में जितने पैसे खर्च हुए उसका हिसाब मांगेगा। इसके चक्कर में इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिटर्न कर पाते। दो ही वाज रिटर्निंग इन मंथली बेसिस, EMI बेसिस, बट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस इनके दो बेटों को उठा लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने और बोला था जब तक आप रिकवर नहीं कर दोगे तब तक हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। और बाद में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगी उसमें तो टीपू सुल्तान की डेथ ही हो जाएगी, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और इसके बाद आपका ये मैसूर जो है वो मुस्लिम रूलरशिप हटा करके इसको वुडनर डायनेस्टी को दे दिया जाएगा बैक टू, और उस मैसूर पे सब्सिडी अलायंस बना दिया जाएगा और मैसूर हमेशा के लिए पैसिफाई कर दिया जाएगा। तो ये था आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1799 में हुआ था। अब आप लोग बात समझो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें। क्या? पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है, चार इंपॉर्टेंट वॉर लिख देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट आपकी हुई है 1767 to 69। सेकंड आपकी हुई है 1780 to 84। थर्ड आपकी होगी 1789 to 92 एंड फोर्थ होगी आपकी 1799 में। अच्छा, जब भी कोई ट्रीटी होती है तो जनरली 10 इयर्स की होती है, दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस काइंड ऑफ अ डिफरेंस। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ट्रीटी कौन कौन सी ट्रीटी हुई है प्रीलिम्स के लिए याद रख लो। फर्स्ट मद्रास, सेकंड मैंगलोर, थर्ड सेरिंगनापट्टनम एंड फोर्थ में ट्रीटी की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो मैसूर है
इसको वुडनेयर से लिया था किसने? टीपू सुल्तान ने। और मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से दे देगी किसको? वुडनेयर को। इसके बाद डायनेस्टी, और यहां से लगा देगी सब्सिडरी अलायंस। और इसके बाद से फिर मैसूर हमेशा के लिए पैसिफाई हो गया, which was once upon a time a potential contender for the supremacy of Indian country। ठीक है, ये आपकी वॉर की चीजें है, बाकी अंदर की चीजें पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप समझ लो जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टीपू, इनका ना अच्छा खासा रिलेशनशिप था फ्रेंच से, एंड ही वाज आल्सो वेरी इंस्पायर्ड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। In fact, he employed French officer in his army to train his people, and वहीं से इनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंटरेस्ट भी आया था। In fact, he also became Tipu Sultan, the member of Jacobean Club, and he also installed or planted a tree of liberty at Seringanapatnam, and he also assumed the title of Padshah। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टीपू सुल्तान के बारे में कुछ भी, सो व्हाट, अच्छा, ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर? कैन आई मूव टू सम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मैसूर एम्पायर, या अभी तक किसी को कोई डाउट है? ओके, क्लियर। चलो, अगर आपसे कभी टीपू सुल्तान के बारे में कुछ पूछे तो यू कैन राइट, यू कैन मेड you can write few things about his life। पहली बात तो you can always start with this line, अगर आपसे मैसूर के बारे में या टीपू सुल्तान के बारे में कुछ पूछते हैं तो what? एक बार टीपू सुल्तान ने कभी बोला था, one day of the life as a tiger is far better than the 1,000 year of living as a sheep। This is a quote। I'm also trying to help you how to write a beautiful answer, so you can start with this and then आपके एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, because Mysore is all about Hyder Ali and Tipu Sultan। Ma'am, can you please repeat the quote? Yeah, it is one day of life as a tiger is far better than 1,000 years of living as a sheep। You can Google the famous quote of Tipu Sultan, you will get it। Okay, so ये जो आपका कोट है ना, इससे पूरा पता चलता है कि वो बंदा कैसा रहा होगा। वो बंदा ब्रेवरी में बिलीव रखता था, सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव रखता था, ठीक है, और वही पूरी कहानी है। वो भी चाहता तो वुडनेयर डायनेस्टी की तरह सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर लेता, राजा बना रहता। देखो यार, 100 साल की लाइफ है, 100 साल भी नहीं, 80 इयर्स की लाइफ होती है मैक्स। इस 80 ईयर में इस बंदे ने ऑलमोस्ट 1767 से वॉर स्टार्ट किया 1799। नाउ यू कैन कैलकुलेट कि ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, 80 साल में 20 साल तक तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, ठीक है, 20 एंड देन अगर इनकी लाइफ 80 ईयर थी नहीं, बहुत पहले इनकी डेथ हुई थी। इमेजिन करो 60 इयर्स, 60 साल की जो आपकी लाइफ बचती है 20 साल के बाद, उसके 30 साल तो इस बंदे ने सिर्फ वॉर में लगा दिए। 30 साल की जो लाइफ बची थी, अगर वो 80 साल का था तो, जबकि वो 80 का था नहीं। ना इमेजिन, आपको समझ में आएगा ये बात। वो राजा बनता, पूरी लाइफ राजा बन के रह सकता था, कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे कि बहुत से किंग्स ने किया, जैसा कि वुडनेयर डायनेस्टी ने किया, और आज भी उनकी डायनेस्टी चल रही है, आज भी वहां पे राजा है, ठीक है, वही राजा है। वो भी चाहता ऐसे रह सकता था, बट ये जो कोट है एक्चुअली उस बात को जस्टिफाई करता है। अब देखो टीपू सुल्तान की कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो। पहली बात तो वो बंदा बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा। कैसे? बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन ड्यूरिंग हिज रूल, जैसे कि क्वाइनेज,
अलग तरीके के सिक्के इंक्लूड किया था, एक अलग टाइप का कैलेंडर भी इंक्लूड किया था, नया लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लेकर के आया था। इनफैक्ट जो मैसूर की सिल्क ग्रोथ इंडस्ट्री है उसके लिए ये बंदा रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। प्लस इनफैक्ट इन्होंने जो अपनी आर्मी और अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से इसने एग्जेम्पलीफाई किया था। और अगर आपको नहीं पता तो टीपू सुल्तान की जो तलवार है स्वॉर्ड, ठीक है, उसके बारे में गूगल कर लेना। और जिस टेक्निक से वो स्वॉर्ड बनती थी ना, उसको जो यूरोपियन थे वो लोग 15-15 साल उन लोगों ने रिसर्च की थी कि इतनी अच्छी तलवार बनती कैसे है। यू कैन गूगल इट, देन यू विल अंडरस्टैंड। वो एक स्पेशल स्टील से बनती थी जिसको बोलते थे वुड्स, ठीक है। स्पेलिंग में भी कुछ मिस्टेक हो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसने रॉकेट इन सब चीजों पे भी काम किया था। इनफैक्ट जो उनकी बैटल हुई थी सेरिंगनापट्टनम में उसमें इन्होंने रॉकेट का भी यूज किया था। आप लिखो मत बट इतना समझो कि इस टाइम पे रॉकेट वॉकेट कर रहा है, मतलब पूरा फ्रेंड्स के साथ आप कह सकते हो कि अच्छा खासा इनका वो सब था। सो ये थी आपकी मैसूर की कहानी। जो नेक्स्ट कहानी आएगी वो होगी, 1 सेकेंड, ओके। जो कि नेक्स्ट कहानी आएगी वो होगी, अच्छा, कि मैसूर फिर हुआ क्या टीपू के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज किया गया। तो वुडनर डायनेस्टी का, हिंदू डायनेस्टी का जो आपका छोटा सा राजा था कृष्णराज 3, जिनके नाम पे फिर आपके डैम बनेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आज भी इनकी डायनेस्टी चल रही है। सब्सिडियरी अलायंस डाला जाएगा। सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, आई होप आपको पता हो सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है। नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस आप इतना समझ लीजिए कि आपके साथ हम दोस्ती करेंगे लेकिन आप हमारे अंडर में रहेंगे। इससे अच्छा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाकी जो टेक्निकलिटी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। कि आप मेरे फ्रेंड तो है लेकिन आप मेरे अंडर में हैं, तो भाई किस बात की फ्रेंडशिप, ठीक है। ओके ओके ओके। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मराठा। इस मराठा के बाद वी विल ऑलमोस्ट हमारा ये खत्म हो जाएगा। मराठा के बाद हम 1857 करेंगे और 1857 के बाद से हमारा ऑलमोस्ट आपका फिर जो आप जिससे आप हिस्ट्री समझते हो मॉडर्न इंडिया वो स्टार्ट हो जाएगा। 1857 के बाद 1885 में कांग्रेस बन जाएगी और फिर तो एक्ट है, ये है, डिफरेंट मूवमेंट है, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो मराठा का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और प्लीज आंसर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर किसी को अब तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? सृष्टि, श्वेता, यू गाइज आर न्यू। खुशी, यू ऑल्सो। आप लोग को कोई डाउट्स हो रहे हैं? Because you guys are new, so that's why I'm asking. Okay, Pallav, okay, you guys are okay, fine. Ma'am, do we have to write the answer of the question you mentioned earlier? Yeah, see, listen, you're not in school, I cannot punish you, but if you will write and send it to me back, it will improve your confidence, plus you will able to retain the matter for the longer period.
So it's not compulsory, Khushi. It's just if you will write, it will profitable for you only. Okay? Okay, ma'am. हाँ, ठीक है. See, आज जब आप preparation start किए हो, 5-6 महीने बाद when you will enroll in test series, after 4 to 5 months when you will enroll in test series ना, आपको पैसे दे करके अपने आंसर इवैल्यूएट कराने पड़ेंगे. आज आपको फ्री में मिल रहा है. Are you getting की पॉइंट क्या है? मैम या मैम कमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे इल्यूसिडेट कमेंट जैसे आपने दिया है कमेंट का, उसमें हम क्या लिखेंगे? लाइक इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन्स. ओके, कमेंट में देखो आपको बेसिकली कहीं ना कहीं अपने ओपिनियन जो होते हैं वो अच्छी तरीके से आपको लिखने होते हैं. एंड मैं आपको इस चीज के लिए एक चीज बताती हूँ. आई थिंक ज्ञान सर इज हियर, राइट? लेट मी आस्क वेदर ही इज हियर और नॉट. ओके, फाइन. सो खुशी, यू हैड दिस क्वेश्चन, राइट? मैम सृष्टि. Srishti. So Srishti, we had a means answer writing का session. देखो आज आप comment का पूछ रहे हो, ऐसे आपको बहुत से होंगे. So we made a proper video on that. मैं सर को बोलती हूँ, and if you have a direct contact with ज्ञान sir, you can ask him. He will send you that link. उसमें आपको हर चीज अच्छे से पता चल जाएगी. Like introduction वाला part, ठीक है? Because अभी I can explain you all these things. बट आधा एक्सप्लेन करूंगी एंड आधा चीजें समझ नहीं आएंगी. सो दैट लेक्चर आई थिंक इट्स जस्ट दैट वीडियो इज अराउंड 45 मिनट का होगा या मे बी 1 hour 35 मिनट मैक्स. उसमें आपको हर चीज, कमेंट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल का हर चीज का मतलब, इंक्लूडिंग विद आपका कंक्लूजन, मॉडल आंसर, एवरीथिंग वी हैड कवर्ड. सो दैट थिंग यू कैन सी. Okay. Okay, guys, so I'm winding up my class for today. If you guys have any doubt, you can either call me or you can contact to Gyan sir. And that's all for today. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.